Namaskaram JEE aspirants. तो गाइज इन कंटिन्यूशन विद दिस 60 डेज ऑफ लॉकडाउन फुल सिलेबस ब्रेकडाउन सीरीज, ये मैकेनिक्स पार्ट की वीडियो है जिसमें हम रोटेशनल मोशन के बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हो जाएं। क्योंकि यार अगर आपको बेसिक्स नहीं आएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की बात ही नहीं कर सकते। और अगर हम जेई की बात करें तो ये एग्ज़ाम जाना जाता है अपने कठिन सवालों की वजह से। तो यार आई एम श्योर कि आप लोगों को भी कठिन सवाल करने के काबिल बनना है, और ऐसा करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये इंश्योर करें कि आपके बेसिक फंडे क्लियर हों। तो गाइज इस वीडियो को देखने से पहले मैंने मैकेनिक्स पार्ट में पिछले टॉपिक्स कवर करते हुए ढेरों वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप इंश्योर करें कि आप वो सारी वीडियोस देखें ताकि अगर मैं इस वीडियो के क्वेश्चंस में कोई भी पिछला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ तो आप उस पर अटके नहीं। तो गाइज लेट्स कम टू दिस वीडियो। तो गाइज अब तक मैकेनिक्स में हम ज़्यादातर पॉइंट पार्टिकल से डील कर रहे थे, पर रोटेशनल मोशन में बॉडी की शेप और साइज़ मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन को ध्यान में नहीं रखा जाता बल्कि उसके रोटेशनल मोशन को भी ध्यान में रखा जाता है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज इस क्वेश्चन में एक डिस्क दिया हुआ है जिसकी मास m है और रेडियस r है। तो हमें इस डिस्क में एक्सिस ओ डैश के अलॉन्ग, जो कि डिस्क की प्लेन में है और टेंजेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो गाइस इस क्वेश्चन में मैं परपेंडिकुलर थ्योरम और पैरेलल थ्योरम यूज़ करूँगा। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पैरेलल थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई होप कि यू गाइस आर फैमिलियर विद दिस टू थ्योरम, और अगर नहीं है तो गो वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो गाइस अगर मैं एक एक्सिस कंसीडर करूँ जो इस डिस्क के सेंटर से पास कर रहा हो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क हो, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है mr²/2। और अगर मैं इन दो एक्सिस की बात करूं तो यार सिमेट्री से दोनों एक्सिस की सिग्निफिकेंस सेम है। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में बात करूं तो लेट अस अज्यूम कि इन एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है IA। तो यार बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2 टाइम्स ऑफ IA विल बी इक्वल टू mr²/2। तो देयरफॉर IA इक्वल्स mr²/4। तो गाइज IA हमें मिल गया mr²/4। तो पर यार हमें इस ओ डैश के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वी विल शिफ्ट दी एक्सिस फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। तो यार इस एक्सिस शिफ्टिंग में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यार अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ओ डैश विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस IA प्लस mr²। Therefore the final answer will be 5/4 mr²। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पतला वायर है जिसकी लेंथ L है और यूनिफॉर्म डेंसिटी ρ है, और अगर हम इस थिन वायर को एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में या फिर के शेप में फोल्ड करें, सो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एन एक्सिस विच इज टेंजेंट टू दिस सर्कुलर लूप एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप। तो गाइस लेट अस अज्यूम कि जो सर्कुलर लूप होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, और जिस एक्सिस के हम अलॉन्ग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है वो ये एक्सिस है। सो लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी IX, और जहाँ तक इसके रेडियस की बात है दैट विल बी सरकमफरेंस अपॉन 2π। तो यार सरकमफरेंस है लेंथ ऑफ वायर दैट इज L और 2π, सो ये हो गया रेडियस। तो यार कई बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें यहाँ दिख गया कि यार यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो वो सोचने लगते हैं कि यार यहाँ पे तो डेंसिटी दिया है, तो क्या मास वेरी कर रहा है। पर नहीं भैया, यहाँ पे कह रहा है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब कि इस पूरे सर्कुलर लूप पे कहीं भी अगर मैं पर यूनिट मास की बात करूँ तो दैट इज सेम। इसीलिए अगर मैं इस रिंग की मास की बात करूँ सो दैट विल बी द यूनिफॉर्म डेंसिटी इनटू लेंथ, सो ρL विल बी द मास ऑफ दिस रिंग। तो यार इस केस में भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगर हम पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो वी विल गेट आवर आंसर। तो यार हमें पता है कि अगर कोई एक्सिस इसके सेंटर से पास करे और वो परपेंडिकुलर हो इसके प्लेन के, तो उसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज mr²। तो फिर अगर मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो दैट विल बी mr²/2, और फिर अगर मैं IX के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो दैट विल बी mr²/2 प्लस mr²। तो गाइस अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 3/2 mr²। प्रीटी सिंपल। और यार इस 3/2 mr² में आप मास की वैल्यूज़
और रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा तो यू विल अराइव एट योर फाइनल आंसर। तो गाइस जिस क्वेश्चन का बेसिक पर्पस था कि आप लोगों की फेमिलियरिटी बढ़े पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, और आई होप कि अब आप लोग ज़्यादा हैंडी होंगे इन दो थ्योरम से, और अगर आगे कहीं क्वेश्चन आता है जहाँ पे इन थ्योरम्स का एप्लीकेशन है तो आप लोग बड़ी इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डोर ऑफ मास m and length 2l and breadth l about its longer side। तो गाइस इस क्वेश्चन में लेट अस अज्यूम कि ये अपना डोर है जहाँ पे लेंथ 2l है और ब्रेथ l है और इस पूरे की मास m है। तो हमें लॉन्गर साइड यानी कि इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रेडिशनल तरीका ये है कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं पार्टिकल्स की डिस्टेंस इस एक्सिस से बढ़ती जा रही है। तो यार इस पार्टिकल की डिस्टेंस अलग है, इस पार्टिकल की डिस्टेंस अलग है और इस पार्टिकल की डिस्टेंस अलग है। तो यार हम पूरे मास m के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर हम एक स्ट्रिप लें कोई लेंथ कोई इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल लेंथ dx की, तो हम देखेंगे कि इस स्ट्रिप पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उनकी डिस्टेंस इस एक्सिस से फिक्स है एंड लेट इट बी x। तो यार हम इस स्ट्रिप का मास कैलकुलेट करें, उस मास के लिए m x स्क्वायर करें और उस चीज़ को इंटीग्रेट करें x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक, तो यार हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बट ये काफ़ी लंबा तरीका है और जेई के हिसाब से ये तरीका काफ़ी हानिकारक है, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी सेहत ख़राब हो। तो गाइज मैं एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करूँगा। तो यार कई लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होंगे। तो यार जिनमें ये भी आता है कि अगर कोई रॉड है जिसका मास m और लेंथ l है और उसके अगर इस एंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है तो दैट विल बी ml स्क्वायर बाई 3। तो गाइस अगर हम ऐसा करें कि इस डोर को इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से कंप्रेस करें और इतना कंप्रेस कर दें कि वो एक रॉड बन जाए, तो विल फाइंड दैट इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी टोटल मास दैट इज m इंटू एल स्क्वायर, और इस केस में जो लेंथ है वो है l ना कि 2l अपॉन 3। तो गाइज इस केस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होगा ml स्क्वायर अपॉन 3 एंड दैट्स द फाइनल आंसर। और यार मैं यहाँ पे ये कॉम्प्रेशन वाली ट्रिक क्यों अप्लाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस रॉड की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं कोई एलिमेंटल लेंथ dx कंसीडर करूँ तो उस dx की लेंथ इस एक्सिस से सेम है और यहाँ पे भी जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ इस एक्सिस से सेम है, और dx की ये लंबाई कितनी है उससे ना तो हमें यहाँ फ़र्क है ना तो हमें यहाँ फ़र्क है। इसीलिए हम उस चीज़ को पूरा नेगलेक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगुलर शीट को कंप्रेस करके एक रॉड बनाएंगे और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और ये काफ़ी स्मार्ट वे है। तो यार इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जब सिचुएशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहेंगी और टाइम कम होगा तो हम ऐसे ट्रिक्स अप्लाई करेंगे ताकि आंसर तक जल्दी पहुंच सकें। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार इस क्वेश्चन में दो स्प्रिंग दिया हुआ है K1 K2 और दोनों की नेचुरल लेंथ सेम है, और इन दो स्प्रिंग की मदद से एक मासलेस रॉड लटकाया गया है जिसकी लेंथ L दी हुई है, और इस रॉड पे एक फोर्स F एक्ट कर रहा है जो कि पॉइंट A से x डिस्टेंस पे है। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो ये बताइए कि x की वैल्यू क्या है। तो guys, since the natural length of both the springs is same, therefore the extension in both the springs will also be same। तो यार हम उस एक्सटेंशन को x0 एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये है कि ये जो रॉड AB है दैट विल बी हॉरिजॉन्टल इवन आफ्टर द एक्सटेंशन x0। तो यार अगर हम इस पॉइंट को C मान लें और इस C पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दें तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यार पहले हम पॉइंट A पे, अरे पहले छोड़ो, उससे पहले हम साइंस डिज़ाइन करते हैं। तो यार अगर फोर्स ऊपर की तरफ है तो उसका टॉर्क हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर फोर्स नीचे की तरफ है तो उसका टॉर्क हम नेगेटिव लेंगे। या फिर इससे बेटर ये है कि अगर उस फोर्स की वजह से रॉड क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम उस टॉर्क को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम उस टॉर्क को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यार बात करते हैं पहले टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स K एट पॉइंट A।
तो यार ये होगा k1 x0 इंटू एक्स, दैट इज़ यहाँ पे फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर हम बात करें पॉइंट बी की, तो ये होगा ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ये उल्टे डायरेक्शन में घुमा रहा है, इसीलिए माइनस एल माइनस एक्स इंटू एक्स नॉट। और ये पूरी चीज़ को अगर हम ज़ीरो के बराबर कर दें, क्योंकि नेट टॉर्क को हम ज़ीरो कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना भाई कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और अगर हम एक्स के लिए कैलकुलेट करें तो विल गेट एल के टू अपॉन के वन प्लस के टू, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। तो गाइस इस क्वेश्चन में एक रॉड जिसकी मास m और लेंथ l है, उसको दो पॉइंट से दो स्ट्रिंग से एक सीलिंग से लटकाया गया है, और हम चाहते हैं कि ये जो रॉड हो वो हॉरिजॉन्टल रहे। तो इस कंडीशन के लिए फाइंड द रेशियो T1/T2। तो यार ये क्वेश्चन जो है वो पिछले सवाल से काफ़ी ज़्यादा क्या पूरा ही मिलता जुलता है। तो यार आई एम नॉट गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सवाल आप सॉल्व करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आया। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो यार मुझे रिप्लाई करिए कि कितनों का आंसर मेरे आंसर से मैच किया। तो क्या जाते हैं अगले सवाल पे। इस क्वेश्चन में एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप माइनस 10j कैप, और एक पोजीशन वेक्टर दिया पड़ा है -5i कैप माइनस 3j कैप। और अगर इस पोजीशन वेक्टर पे ये फोर्स वेक्टर लगाया जा रहा है, तो गाइस यू हैव टू फाइंड द टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यार ये कुछ ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन है। तो यार हम सबको पता है कि जो टॉर्क होता है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है फोर्स वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ द पोजीशन वेक्टर। तो अगर इस चीज़ को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और इन दोनों वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो विल गेट आवर आंसर एज 62 k कैप। तो यार अब ये k कैप कहाँ से आ गया। तो यार k कैप है डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो भाई कई लोग सोच रहे होंगे कि यार फोर्स में i कैप j कैप था, आर में भी i कैप j कैप था, तो ये टॉर्क में k कैप क्यों आ रहा है। तो यार ये इसलिए आ रहा है कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वो फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। और चूंकि फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों ही एक प्लेन में है, तो टॉर्क को उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। और अगर हम आई प्लेन की बात करें तो द वेक्टर अलॉन्ग k कैप इज परपेंडिकुलर टू द आई प्लेन, इसीलिए टॉर्क में k कैप आ रहा है। तो यार अगर आप लोग डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकालते हैं इसके बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आई विल शो यू समथिंग। और एक बात और, यार डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अगर निकालना है तो हम इस क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। वी विल यूज समथिंग कॉल्ड एज दी राइट हैंड रूल। तो यार अकॉर्डिंग टू दिस राइट रूल हम अपने चारों उंगलियों को पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग पहले ओरिएंट करेंगे, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में अपने चारों उंगलियों को फोल्ड करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। और आप इस डायग्राम में इस चीज़ को काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं। तो यार इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म रॉड दी हुई है जिसकी लेंथ L है और इसका मास M है, और एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कंटिन्यूस है। और अगर इस स्ट्रिंग में हमने एक वेट W लटका दिया है और हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हमें इस स्ट्रिंग में डेवलप्ड टेंशन T की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए नेट टॉर्क अबाउट दिस रॉड अबाउट द हिंज पॉइंट विल बी ज़ीरो। तो यार अगर हम इस हिंज पॉइंट को एक्सिस मान लें, अरे यार हिंज पॉइंट के थ्रू एक एक्सिस मान लें, पॉइंट एक्सिस कैसे हो सकती है। और अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग हम नेट टॉर्क ज़ीरो कर दें तो हो सकता है हम कुछ मीनिंगफुल इक्वेशन की तरफ बढ़ें। तो यार हम इस रॉड पे सारे फोर्सेस दिखाते हैं पहले। तो गाइस नीचे की तरफ लग गया W, दैट इज़ द वेट ऑफ दिस हैंगिंग ब्लॉक, और यहाँ लग जाएगा mg, और mg जो होगा वो रॉड के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। और यार सेंटर ऑफ मास होगा L/2, क्योंकि ये कह रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। और एक और फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी T sin थीटा। और यार टेंशन का एक इस तरफ भी कंपोनेंट आएगा, दैट विल बी T cos थीटा। तो हो सकता है हमें इस T cos थीटा की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि T cos थीटा की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। तो यार अब हम इन सारे फोर्सेस का टॉर्क लिखें, सो विल एंड अप विथ दिस इक्वेशन। और अगर हम इसे T के लिए सॉल्व करें तो हमें T की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है mg/2 + W होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो गाइस दिस इज द फाइनल आंसर। तो यार आप कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया।
तो गाइस आते हैं हम अगले सवाल की तरफ बिना समय बर्बाद किए। तो यार ये एक हॉलो स्मूथ ट्यूब दिया पड़ा है और ये एक एक्सिस दी हुई है जिसके अलोंग इस ट्यूब को घुमाया जा रहा है। और गाइस बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, इस ट्यूब के सेंटर में दो छोटे छोटे मासेस दिए हुए हैं और अगर जैसे ही हम इस ट्यूब को इस एक्सिस के अलोंग ओमेगा से घुमाते हैं तो ये जो दोनों मासेस हैं वो बाहर की तरफ भगते हैं। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट बी कंजर्व्ड वाइल दिस मोशन। तो यार अगर हम इसके मोशन को कंसीडर करें तो हमें दिख रहा है कि इस सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जिसके वजह से कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। इसीलिए यार ये लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व्ड होंगे, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो यार लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्यूब है वो स्मूथ है, इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यार एनर्जी तो लॉस होगी नहीं। तो अगर एनर्जी लॉस नहीं होगी तो ऑब्वियसली एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी। तो यार अब बच गया चौथा ऑप्शन, दैट इज एंगुलर स्पीड। तो यार इस सिस्टम में एंगुलर स्पीड ही कंजर्व नहीं होगी, यानी कि एंगुलर स्पीड चेंज होगी। अब यार इस एंगुलर स्पीड वाली चीज़ को हम इस बात से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि अभी अभी हमने प्रूफ किया कि अपना एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होगा, और एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। इसका मतलब कि आई ओमेगा विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, और जैसे जैसे ये दो बॉल्स आगे बढ़ रहे हैं आई चेंज कर रहा है, तो यार उसी के हिसाब से ओमेगा को भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आई ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा और एंगुलर मोमेंटम वाली चीज़ वायोलेट हो जाएगी। तो यार आते हैं अगले सवाल पे। तो इस क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर है, तो अगर ये स्फीयर एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग रोल डाउन करता है विदाउट स्लिपिंग, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी विल बी एसोसिएटेड विद इट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो यार लेट अस अज्यूम कि ये अपना इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन कुछ रैंडम थीटा है और ये अपना सॉलिड स्फीयर नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मतलब कि वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ किनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल किनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यार इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर विल बी 2/5 एम आर स्क्वायर, और क्योंकि इसका मोशन प्योर रोलिंग है इसीलिए वेलोसिटी को हम ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो जो रेशियो मिलेगा दैट विल बी 5/7 एंड दैट्स द आंसर। तो यार काफ़ी देर हो गई है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो यार हम एक और सवाल कर लेते हैं। तो यार इस क्वेश्चन में एक ट्रक दिया हुआ है जो कि आगे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, और इस ट्रक के ऊपर एक बॉक्स है ऑफ डायमेंशन एल एंड बी। तो यार व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो यार आते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। उम्मीद है ये सवाल आपसे बन गया होगा, नहीं बना तो आप सोल्यूशन देखिए। तो यार यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ट्रक आगे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, और इसके बाद इस ट्रक के ऊपर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन इम्पोज की गई है। तो यार ये कंडीशन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो यार मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके देखता हूँ। तो यार अगर मैं इस बॉक्स को इस ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व करूँ तो यार ये एक्सेलरेशन का मुझे अकाउंट देखना पड़ेगा और चीज़ें मेरे लिए काफ़ी सिंपल हो जाएंगी। तो यार इस ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो यार सबसे पहले तो नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक स्यूडो फोर्स लगेगा ma, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, और ऑब्वियसली एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा क्योंकि ये ब्लॉक और ट्रक के बीच का सरफेस रफ है। तो यार अगर ये मैंने पहले मेंशन नहीं किया तो यार ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो एनी हाउ ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता। तो यार इस फ्री बॉडी डायग्राम में अभी भी नॉर्मल फोर्स मिसिंग है और सारा ही खेल नॉर्मल फोर्स का है। पर यार अगर हम इस कंडीशन में सिस्टम को ऑब्जर्व करें और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट तीनों फोर्सेस के टॉर्क को देखें तो विल गेट कि यार एक फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है जो कि इस सिस्टम को इस डायरेक्शन में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो यार और अगर हम चाहते हैं कि ये अपना सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो यार हमें कोई फोर्स चाहिए जो कि इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करे, और यार अभी सिर्फ और सिर्फ अपने पास नॉर्मल फोर्स बचा हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स को इस पॉइंट पे ना ला करके उसे कुछ एक्स डिस्टेंस
लेफ्ट की ओर शिफ्ट करके लगाएं तो यार उस नॉर्मल फोर्स का टॉर्क फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करेगा एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो सबसे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करें तो वी विल गेट फोर्स इज इक्वल टू ma। और यार हमें इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और यार अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा इसका मतलब फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा। और हम इस डायग्राम से ये पता लगा सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पलटने की कोशिश कर रहा है और ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम चाहिए क्योंकि हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन की डिमांड है। तो इस फ्रिक्शन को रोकने वाला फोर्स अगर हम मैक्सिमम कर दें तो सारी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। तो यार अगर हम रोकने वाले टॉर्क की बात करें तो वो है नॉर्मल फोर्स इंटू एक्स। और यार इस चीज़ को मैक्सिमम होने के लिए ऑब्वियसली एक्स को मैक्सिमम होना पड़ेगा और यहाँ पे एक्स मैक्सिमम हो जाएगा b/2। तो यार मैक्सिमम फोर्स विल बी नॉर्मल दैट इज mg b/2 एंड दिस इज इक्वल टू ma और यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी gb/2। तो गाइज आप कमेंट करके बताइए कि इन 10 सवालों में से आपसे कितने सवाल हुए।